हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में हम लोग स्टडी कर रहे हैं पादप ऊतक संवर्धन के बारे में। चैप्टर नंबर 16 है, ये आपका अंतिम चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, पादप ऊतक संवर्धन। और इसमें हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है संवर्धन के प्रकार। संवर्धन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि संवर्धन कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला संवर्धन है कैलस संवर्धन। कैलस संवर्धन का मतलब ये होता है कि कैलस का संवर्धन करवाना है। कैलस आप जानते हो, कोशिकाओं के गुच्छे को कैलस कहते हैं। यानी हमने एक पादप के किसी भाग को लिया, उसे संवर्धन माध्यम में उगाया और उगाने के बाद कोशिकाओं का गुच्छा बन गया। अब उस गुच्छे के बनने को ही बोलते हैं कैलस। अब उस कैलस से आप दो तरीके से संवर्धन करवा सकते हो। पहला अंगोद्भवन करवा सकते हो, दूसरा कायिक भ्रूणोद्भवन करवा सकते हो। अंगोद्भवन का मतलब होता है अंग का निर्माण, यानी उस कैलस से किसी पर्टिकुलर अंग का निर्माण करवा सकते हो। जैसे आपको केवल जड़ का निर्माण करवाना है तो जड़ का करवा सकते हो। यदि आपको तने का निर्माण करवाना है तो तने का निर्माण करवा सकते हो। तो जड़ का निर्माण करवा सकते हो, तने का निर्माण करवा सकते हो, किसी पर्टिकुलर अंग का निर्माण करवा सकते हो। तो अंगोद्भवन की जो घटना होती है उसमें कैलस को निकाल करके और दूसरे माध्यम पर प्रतिस्थापित करके अंग का उद्भव करवाया जा सकता है। इसे अंगोद्भवन कहते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी शर्तें होती हैं कि हमें हार्मोन्स जो दे रहे हैं उसकी मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जितना कितना हार्मोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक निश्चित अनुपात होता है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स का एक निश्चित अनुपात अगर हम दें तो हम जड़ बना सकते हैं। जड़ बनाने की घटना राइजोजेनेसिस कहलाती है। यदि आप जड़ नहीं बनाना चाहें, तना बनाना चाहें, तो तना बनाने की घटना कोलोजेनेसिस कहलाती है। जड़ बनाने की घटना राइजोजेनेसिस कहलाती है, तना बनाने की घटना कोलोजेनेसिस कहलाती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है, और वो शर्त क्या है? ये शर्त है कि हमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अनुपात संवर्धन माध्यम में निर्धारित और निश्चित रखना है। हमें उस अनुपात का ज्ञान होना चाहिए। तो हम कैलस को संवर्धित करवाकर उचित अनुपात में अंग उद्भव करवा सकते हैं, अंग निर्माण करवा सकते हैं, जड़ का निर्माण करवा सकते हैं, राइजोजेनेसिस करवा सकते हैं, तने का निर्माण करवा सकते हैं, यानी कोलोजेनेसिस करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पूरा की पूरा भ्रूण बना सकते हो। जड़ तना पत्ती युक्त भ्रूण कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। कायिक भ्रूणोद्भवन का मतलब है कि आप कैलस को निकालकर, वही आपको पता होना चाहिए निश्चित अनुपात, आप उसे निकाल करके और कायिक भ्रूण यानी पूरा की पूरा भ्रूण बना सकते हो। जड़ तना पत्ती सब कुछ बना सकते हो। इसे कायिक भ्रूणोद्भवन कहते हैं। कायिक भ्रूणोद्भव भी करवा सकते हो, कैलस को ग्रोथ करवा सकते हो कैलस की। इसकी खोज सबसे पहले रीनर्ट और स्टीवर्ट ने गाजर यानी डोकस कैरोटा में की। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम संवर्धन में पहला इंपॉर्टेंट संवर्धन पढ़ते हैं कैलस संवर्धन, जिसमें हम अंग निर्माण करवा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर विशेष अंग बना सकते हैं कैलस से। जड़ बना सकते हैं, मूल निर्माण, राइजोजेनेसिस, तना बना सकते हैं, कोलोजेनेसिस। और हम संपूर्ण भ्रूण का उद्भव भी करवा सकते हैं, कायिक भ्रूणोद्भवन, जैसा कि गाजर में रीनर्ट और स्टीवर्ट ने खोजा था 1958 में। और उन्होंने पूरा की पूरा कैलस लेकर के एक कंप्लीट प्लांट तैयार करवा लिया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अंग संवर्धन। अंग संवर्धन का मतलब है कि पादप का कोई अंग ले लो, जड़ ले लो, तना ले लो, अंडाशय ले लो, पत्ती ले लो, और उससे अगर आप पूरा की पूरा प्लांट तैयार करवा दो, यानी पादप के किसी निश्चित अंग को लेकर के उससे पूरा की पूरा प्लांट तैयार करवा सकते हैं। इस घटना को हम अंग संवर्धन कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी अगर कोई अंग विकृत हो रहा है, खराब हो रहा है, तो हम उसे काट करके, तोड़ करके उससे नया प्लांट तैयार करवा सकते हैं और पूरा की पूरा प्लांट हमें प्राप्त हो जाएगा, अंग संवर्धन। तीसरा है भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन का मतलब होता है भ्रूण से संवर्धन, अर्थात वे पादप जिनमें निषेचन के बाद भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता, भ्रूण अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाता है, गिर जाता है, रह जाता है, खराब हो जाता है,
उस खराब हो रहे भ्रूण को लेकर के और कंप्लीट प्लांट तैयार करवा सकते हैं यदि हम निश्चित अनुपात में संवर्धन माध्यम प्रोवाइड करें तो। वैज्ञानिक इनका प्रयोग करते रहते हैं कि कौन से माध्यम को कितनी मात्रा में दिया जाए कि भ्रूण का संवर्धन हो जाए। तो भ्रूण जो गिर रहा है, टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, उसे लेकर के और उसे ग्रोथ करवा सकते हैं, परफेक्टली उसका डेवलपमेंट करवा सकते हैं। यह कहलाता है भ्रूण संवर्धन। भ्रूण से संवर्धन, गिरे हुए भ्रूण से, खराब हुए भ्रूण से नया प्लांट तैयार करवाया जा सकता है, भ्रूण संवर्धन। अगला होता है परागकोश व परागकण संवर्धन। जैसा कि आप जानते हो कि अगुणित कोशिकाएं होती हैं मोस्टली, और इनका भी संवर्धन करवा सकते हैं। शिमामुरे नाम के वैज्ञानिक, जो जापानी वैज्ञानिक था शिमामुरा, उसने 1943 में सबसे पहले पात्र में लेकर के संवर्धन माध्यम पर इस संवर्धन को, परागकोश के संवर्धन को करवाया। और 1964 में धतूरे के परागकणों को लेकर के मुखर्जी और माहेश्वरी नाम के वैज्ञानिकों ने इसका संवर्धन करवाया। आजकल सोलानेसी पादपों के परागकणों का बहुत ज्यादा संवर्धन करवाया जा रहा है। मतलब कहने का सीधा सीधा है, परागकोश या परागकणों को लेकर और उनसे यदि नया प्लांट हम बना सकते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, परागकोश या परागकण संवर्धन कहते हैं। कुल मिलाकर के कैलस को संवर्धित करवा सकते हो, किसी अंग को संवर्धित करवाकर नया प्लांट बना सकते हो, किसी गिरते हुए भ्रूण को, टूटे हुए भ्रूण को, मरे हुए भ्रूण जो डैमेज हो रहा है उससे नया प्लांट बना सकते हो, परागकोश या परागकण से भी नया प्लांट बना सकते हो, जो शिमामुरे, मुखर्जी, माहेश्वरी ने किया। नेक्स्ट आता है कोशिका निलंबक संवर्धन। ये एक अलग प्रकार का है। इसमें क्या करते हैं, किसी कोशिका को तरल माध्यम में, तरल संवर्धन में पटक देते हैं और वो कोशिका ही ग्रोथ कर जाती है, उस कोशिका से ही नया प्लांट बन जाता है। सामान्यतः जो व्यावसायिक महत्व के पौधे होते हैं ना, उनमें हम ऐसा करते हैं, जिनके द्वारा हम कोई एंजाइम्स या कोई विटामिन युक्त फ्रूट्स या इस प्रकार के प्राप्त करते हैं। तो द्वितीयक सक्रिय अणु प्राप्त करते हैं, जो जैव सक्रिय अणु प्राप्त करते हैं, हार्मोन्स देते हैं, जो एंजाइम्स देते हैं, जो विटामिन देते हैं। उन प्लांटों को बनाने के लिए उन प्लांट की एक कोशिका को यदि संवर्धन माध्यम में तरल में पटक दिया जाए तो नया प्लांट बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। ये हो जाएगा कोशिका निलंबक संवर्धन। ठीक है, समझ में आया बात। फिर है जीव द्रव्य संवर्धन, इसे साइब्रिड भी कहते हैं। इसमें दो प्लांटों के जीव द्रव्यों को आपस में मिला दिया जाता है। इसके लिए जैसे आपको पोमेटो बताया था, टोमेटो और पोटैटो का मिश्रण पोमेटो। इसमें क्या करते हैं, एक कोशिका की कोशिका भित्ति को गलाते हैं, पहले लाइसोजाइम की सहायता से उसका जीव द्रव्य निकालते हैं, दूसरी कोशिका के, दूसरे प्लांट की कोशिका भित्ति को गलाते हैं, उसका जीव द्रव्य निकालते हैं। दोनों जीव द्रव्यों को मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके साइब्रिड बनाते हैं, और उससे जो नया प्लांट बनता है वही प्लांट हमारा साइब्रिड होता है। जीव द्रव्यों को मिला करके, संवर्धन करवा करके एक नया प्लांट तैयार करवाते हैं, इसे बोलते हैं जीव द्रव्य संवर्धन। तो इस तरह से हमने कोशिका निलंबक यानी कोशिका को तरल माध्यम में पटक दिया, निलंबित कर दिया और उससे नया प्लांट बना दिया, कोशिका निलंबक संवर्धन। व्यावसायिक महत्व के पौधे में होता है। यदि दो कोशिकाएं ली, जैसे आलू लिया, टोमेटो लिया, दोनों के जीव द्रव्यों को मिला दिया, साइब्रिड बना दिया, जीव द्रव्य संवर्धन, नए गुणयुक्त एक और नया प्लांट तैयार कर दिया। तो आपको समझ में आया होगा संवर्धन के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर के अनुप्रयोग क्या है। अरे भाई, जो सब पढ़ के आए वो सब अनुप्रयोगी तो हैं, इनके उपयोगिता हैं। जैसे सूक्ष्म प्रवर्धन, हम प्लांट टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा सूक्ष्म प्रवर्धन विधि करवाते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि में हम सूक्ष्म से सूक्ष्म प्लांट का भाग लेकर, पादप का छोटे से छोटा भाग लेकर के और उसे ग्रोथ करवा देते हैं, उससे नया प्लांट बनवा देते हैं। कंप्लीट नया प्लांट, बड़ा प्लांट तैयार हो जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन हो जाएगा। तो ये तो आप पढ़ते हो सूक्ष्म प्रवर्धन का कितना बड़ा उपयोग है। हम किसी व्यावसायिक महत्व के पादप को उगा सकते हैं, हम किसी जो प्लांट हमारा महंगा है और विलुप्त हो रहा है उसको हम उगा सकते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, विषाणु युक्त पादप का संवर्धन करवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पादप का जो शीर्ष हिस्सा होता है, उस शीर्ष हिस्से पर विषाणु नहीं पनपता है, उस पर विभजोतक नहीं पनपता, विभजोतक कोशिकाओं में विषाणु नहीं पनपता है।
इसलिए हम अगर कोई पूरा प्लांट खराब होने जा रहा है तो उसके शीर्ष विभजोतक को काट करके और उसे ग्रोथ माध्यम पर, संवर्धन माध्यम पर उगा करके और नया प्लांट तैयार करवा सकते हैं। इसे बोलते हैं विषाणु युक्त पादप प्रवर्धन। ये उपयोगी तो हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के। कृत्रिम या संपुटित बीज, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जब हम कैलस बनाते हैं और कैलस से भ्रूणाव बनाते हैं, फिर भ्रूण बनाते हैं, यानी मूलांकुर, प्रांकुर और बीज पत्र युक्त रचना भ्रूणाव बनाते हैं। और उस भ्रूणाव को हम यदि कैल्शियम एल्जीनेट के खोल में बंद कर दें, कवरिंग में बंद कर दें, तो कैल्शियम एल्जीनेट और उसके अंदर माध्यम भर दें, पोषक माध्यम, तो 15 दिन तक, 10 से 15 दिन तक उस भ्रूण की मृत्यु नहीं होगी, उस भ्रूणाव की मृत्यु नहीं होगी। और इतने दिन में हम कहीं भी उस बीज को पहुंचा सकते हैं। और जब उसे जमीन में लगाएंगे तो कैल्शियम एल्जीनेट गल जाएगा और प्लांट बाहर आ जाएगा। यानी अगर आपने बहुत ही विशेष प्रकार का कोई पौधा तैयार करवाया लैब में, तो उसकी भ्रूणाव अवस्था आने पर, मूलांकुर, पलांकुर, बीज पत्र आने पर उसे कैल्शियम एल्जीनेट के खोल में बंद कर दो। जैसे कैप्सूल में दवाई बंद रहती है ना, कैप्सूल खोलो दवाई निकल जाएगी, ऐसे ही कैल्शियम एल्जीनेट का खोल खोलिए, भ्रूण बाहर आ जाएगा, भ्रूणाव बाहर आ जाएगा, तो उसको पैक कर दो, बीज बन जाएगा। आर्टिफिशियल, कृत्रिम बीज है वो। उसे आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, 10 दिन में, 5 दिन में कहीं भी चला जाएगा वो, पूरी दुनिया के अंदर। और जहां उगाना चाहते हो वहां डाल दीजिए, उग जाएगा। तो ये कृत्रिम बीज होता है। अगर आप पेड़ बना के ले जाओगे तो मुरझा जाएंगे। 4 दिन 5 दिन लग गए, प्लांट को पानी कहां से दोगे? रेल, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, ट्रक के अंदर, वो मर जाएगा। इसलिए कृत्रिम बीज या संपुटित बीज। महत्व, नेक्स्ट, भ्रूण बचाव। अरे कोई प्लांट निषेचन के बाद भ्रूण उसका गिर रहा है, मर रहा है, डेथ हो रही है उसकी, तो हम उसे आसानी से बचा सकते हैं। हम उसे लेकर के संवर्धन माध्यम में उगा सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। भ्रूण संवर्धन में भ्रूण का बचाव कर सकते हैं हम, आसानी के साथ भ्रूण बचाव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो भ्रूण बचाव भी पीटीसी का एक अन्य महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो गया, भ्रूण बचाव। नेक्स्ट पॉइंट, पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन। पुंजनीय अगुणित, पुंजनीय ने पुंजनन, पुंजनन ने परागकोष, परागकण, अगुणित होते हैं वो, इनका उत्पादन। अर्थात हम किसी परागकण या परागकोष को लेकर के और उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं, उसका विकास करवा सकते हैं, उसकी वृद्धि करवा सकते हैं, उससे नया प्लांट तैयार करवा सकते हैं, प्लांट नया तैयार करवा सकते हैं। पुंजनित अगुणितों का उत्पादन बड़ी मात्रा में करवा सकते हैं, यानी परागकोष से परागकोष, परागकण से परागकण, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिगुणित पादपों का उत्पादन। त्रिगुणित पादपों का उत्पादन का मतलब है त्रिगुणित अर्थात भ्रूणपोष बनाने वाले। त्रिगुणित में भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष पोषक होता है, इसलिए हम ऐसे प्लांट तैयार करवा सकते। भ्रूणपोष होगा, उनमें पोषक पदार्थ होंगे और उन पोषक पदार्थ युक्त पादपों का उत्पादन जब हम करवाएंगे, यानी हमने अगर किसी का भ्रूणपोष ले लिया और उसे यदि हमने संवर्धन माध्यम पर उगाया, तो वो उससे जो प्लांट बनेगा वो त्रिगुणित होगा। और त्रिगुणित पादप होगा तो उसमें भ्रूणपोष होगा। भ्रूणपोष होगा अर्थात विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ होंगे, और विशेष प्रकार के पोषक पदार्थ यदि होंगे तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्लांट होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हम लोग पीटीसी का अनुप्रयोग देखते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन करवा करके हम विलुप्त हो रही जातियों को बचा सकते हैं, हम विषाणु युक्त पादप प्राप्त कर सकते हैं, हम कृत्रिम या संपुटित बीज प्राप्त कर सकते हैं, हम भ्रूण को बचा सकते हैं, हम अगुणितों का उत्पादन कर सकते हैं, त्रिगुणित पादपों का उत्पादन करके हम भ्रूणपोष की उत्पत्ति भी करवा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा संवर्धन के प्रकार, यानी कैलस संवर्धन, अंग जिसमें कि 2 हिस्से, अंगोद्भवन, कायिक भ्रूणोद्भवन और वगैरह वगैरह आपने सारा पढ़ा। देन अब हम नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम होता है पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां। पौधों में जीन स्थानांतरण की विधियां। देखिए, पौधों में बात कर रहे हैं, पौधों में, तो पौधों में जीन स्थानांतरण की जो विधियां होती हैं उनकी मैं अगर चर्चा करूं तो वो पौधों के अंदर 2 प्रकार का जीन स्थानांतरण हमको दिखाई देता है। एक होता है वाहक निर्देशित और दूसरा होता है बिना वाहक के। जो बिना वाहक का है उसे आप क्या कहोगे? जो बिना वाहक का है उसे आप प्रत्यक्ष कहोगे, डायरेक्ट कहोगे, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। और जो वाहक है, कैरियर है, उसे आप अप्रत्यक्ष कहोगे। तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा पौधों में जीन स्थानांतरण कैसे होता है, यानी वाहक द्वारा कैसे होता है, अप्रत्यक्ष कैसे होता है, और एक बिना वाहक के डायरेक्ट कैसे होता है।
तो वाहक द्वारा निर्देशित जीन स्थानांतरण प्लांट में कैसे होगा, इस अप्रत्यक्ष विधि को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस अप्रत्यक्ष विधि की दो स्टेप्स हैं, दो तरीके होते हैं इसके। और वो दो तरीके कौन से होते हैं? एक होता है पहला एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। ये जो है एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, यानी एग्रोबैक्टीरियम नाम का एक जीवाणु होता है। एग्रोबैक्टीरियम नाम का एक जीवाणु होता है। उस एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा कैसे हम जीन का स्थानांतरण करवा सकते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। वाहक है ना, अब वाहक जीवाणु हो सकता है, वाहक विषाणु हो सकता है। तो यहां प्लांट में आपने पहले पढ़ा था, तो प्लांट में मोस्टली हम वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम नाम का जीवाणु यूज करते हैं या विषाणु यूज करते हैं। विषाणु के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड वगैरह। अब जीवाणु में भी एक खास क्वालिटी होती है, आप याद करो कि जीवाणु का अतिरिक्त गुणसूत्रीय गोलाकार गुणसूत्र जीवाणु का वो प्लाज्मिड कहलाता है। तो यहां भी टर्म आएगी टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, ये रहा टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब होता है ट्यूमीफेशियंस प्लाज्मिड, अर्थात एग्रोबैक्टीरियम की एक जाति होती है जिसका नाम होता है ट्यूमीफेशियंस फेशियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम के जीवाणु का प्लाज्मिड लेते हैं और उस प्लाज्मिड के द्वारा हम एक क्रिया करवाते हैं, हम प्लांट के अंदर जीन स्थानांतरण करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? तो देखिए, मिट्टी के अंदर बहुत कॉमन है, एग्रोबैक्टीरियम नाम का जीवाणु मिट्टी में पाया जाता है। मृदा में वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो कि द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है, अर्थात उनकी कोशिकाओं पर आक्रमण करके और उनकी कोशिकाओं में गुच्छा बना देता है, गांठ बना देता है और कैंसर जैसी गांठें उत्पन्न कर देता है, अर्बुद बना देता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम का जीवाणु जो मिट्टी में बहुत कॉमनली पाया जाता है, सामान्य पाया जाता है, और नॉर्मली वो द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में, पत्तियों पर आक्रमण करके उनकी कोशिकाओं में अर्बुद बना देता है, उनकी कोशिकाओं में गांठ बना देता है, जिसे क्राउन कहते हैं, क्राउन गॉल कहते हैं, जिसे क्राउन गॉल कहते हैं, मतलब गांठ बना दी इसने। इस जीवाणु के इसी गुण का उपयोग करते हुए, कौन से गुण का? गांठ बनाने वाले या बीजियों को संक्रमित करने वाले गुण का उपयोग करते हुए इसकी महत्ता को देखा गया और इसके प्लाज्मिड को पृथक किया गया। अब सब प्लाज्मिड पृथक हो गया और यह प्लाज्मिड 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। कितना? 25 न्यूक्लियोटाइड, ए जी सी टी ए जी, ऐसे 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा इसका प्लाज्मिड होता है। तो स्टूडेंट्स, बात ये चल रही है कि प्लांट में, पादपों में जीन स्थानांतरण कैसे होगा। पादपों में जीन स्थानांतरण की दो विधियां हैं, वाहक द्वारा और बिना वाहक द्वारा। बिना वाहक की बात कल करेंगे। वाहक में भी दो विधियां हैं, टीआई प्लाज्मिड द्वारा और विषाणु द्वारा। टीआई प्लाज्मिड जीवाणु का होता है, जीवाणु का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जो मिट्टी में नेचुरली पाया जाता है और द्विबीजपत्री पादपों को आसानी से संक्रमित कर देता है। इसी संक्रमण के कारण से द्विबीजपत्री पादपों में गांठें बन जाती हैं, क्राउन गॉल बन जाता है, कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, कैंसर किसी गांठ बन जाती है। इसी गुण का उपयोग करते हुए, प्लाज्मिड के इसी गुण का उपयोग करते हुए इस प्लाज्मिड को प्राप्त किया गया, जो 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है, जिसे टीडीएनए भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टीडीएनए, जो कितना होता है? 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा है भैया। अब क्या करते हैं? अब इसे हम क्या करते हैं? इस वाहक के साथ में हमारे इच्छित डीएनए खंड को, पादप के इच्छित डीएनए खंड को जोड़ देते हैं और आरडीएनए बना लेते हैं। फिर आरडीएनए बना करके क्या करते हैं? उसे परपोषी कोशिका में ले जाते हैं, प्रवेश करवाते हैं। और जो तकनीक आप पहले पढ़ के आ चुके हो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, वह करवाते हैं।
आरडीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसमें क्या था, उसमें भी तो वाहक के साथ में इच्छित डीएनए खंड जोड़ा था और आरडीएनए बनाया था। यहां भी हम क्या कर रहे हैं, हम प्लाज्मिड ले रहे हैं वाहक के रूप में, इच्छित डीएनए खंड को उसमें जोड़ रहे हैं, जोड़ करके आरडीएनए बना रहे हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी करवा रहे हैं और फिर उसे परपोषी कोशिका में ले जाकर के प्रवेश करवा रहे हैं। तो जब वो परपोषी कोशिका में जाता है तो वहां जाकर के उसमें मौजूद जो विशेष जीन होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। जैसे अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है, इन जीनों को ओपीन्स कहते हैं। विशेष जीनों को क्या बोलते हैं, विशेष जीनों को ओपीन्स कहते हैं, ओपीन्स कहते हैं, ओपीन्स। ये ओपीन्स टीआई प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, यानी एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाते हैं, यूं समझ लो। और एग्रोबैक्टीरियम में जो विशेष जीन्स पाए जाते हैं उन्हें ओपीन्स कहते हैं। वो परपोषी कोशिका में जा करके अपने आप को रिपोर्ट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस अगर है तो उसमें ऑक्टोपिन और नोपालीन, ऑक्टोपिन और नोपालीन नाम के जीन होंगे। लेकिन यदि एग्रोबैक्टीरियम की दूसरी जाति है जिसका नाम होता है राइजोजीन्स, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है तो जीन एग्रोपिन और मेनोपिन होंगे। तो समझिए, यदि ट्यूमीफेसियंस है तो जीन ऑक्टोपिन और नोपालिन होगा। यदि रेजोजीन्स है जाति के रूप में एग्रोबैक्टीरियम के साथ, ये तो वंश हो गया एग्रोबैक्टीरियम, ये ट्यूमीफेसियंस जाति हो गई, रेजोजीन्स भी जाति हो गई, तो उसमें एग्रोपिन और मेनोपिन होंगे। तो इनका शो भी अलग अलग होगा, इनका जो प्रदर्शन होगा वो अलग अलग होगा। हम ये पहचान लेंगे कि हमारा बैक्टीरिया ट्यूमीफेसियंस है या रेजोजीन्स है। यदि ये जीन मिलेंगे तो ट्यूमीफेसियंस है, ये जीन मिलेंगे तो रेजोजीन्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वाहक के रूप में इसको काम में लेते हैं। इसको टी डीएनए कहते हैं, टी फॉर ट्यूमीफेसियंस डीएनए, जो 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है, जो अपने साथ इच्छित डीएनए खंड को जोड़ करके ले जाता है, आरडीएनए बनाता है और परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। आगे समझ में, और वहां जाकर के अपने आप को शो करता है जीनों की सहायता से, और इन विशिष्ट जीनों को ओपीन्स कहा जाता है। यह स्थानांतरण कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल। स्थानांतरण ऐसे होता है कि सबसे पहले आप सब जानते हो वाहक है 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा, उसमें इच्छित डीएनए खंड जोड़ दिया सब। तो वाहक में इच्छित डीएनए खंड जोड़ दिया। अब वाहक में इच्छित डीएनए खंड जोड़ दिया और अब इसको ले जाकर के जो हमारा ये परपोषी कोशिका है, ये परपोषी कोशिका है और ये वाहक है और ये इच्छित डीएनए खंड है। ये तो वाहक है और इच्छित डीएनए खंड है, ये परपोषी कोशिका है, और इनको एक साथ बगल बगल में रख दिया। तो सबसे पहले वाहक लिया, वाहक में इच्छित डीएनए खंड जोड़ा, आरडीएनए बना दिया और इस आरडीएनए को परपोषी कोशिका के पास ले जाकर के रख दिया। परपोषी कोशिका के पास जब रखते हैं संवर्धन माध्यम में, और दोनों को किस में रख दिया भैया जी, संवर्धन माध्यम में रख दिया। संवर्धन माध्यम में रखने पर क्या होता है कि जो परपोषी कोशिका होती है वो एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकालती है जिसे एसिटोसिरोगेन कहते हैं। एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकालती है जिसे एसिटोसिरोगेन कहते हैं। जब ये विशेष प्रकार का पदार्थ निकालेगी एसिटोसिरोगेन, तो वो पदार्थ इस प्लाज्मिड पर मौजूद जो ओपीन्स हैं, जो विशेष जीन है, उनको सक्रिय कर देगा। और जैसे वो जीन सक्रिय होंगे ये अंदर चला जाएगा और परपोषी कोशिका के डीएनए के साथ में अपने आप को चिपका लेगा। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने वाहक लिया जो 25 न्यूक्लियोटाइड लंबा था, उसमें इच्छित डीएनए खंड लगाया, आरडीएनए बन गया। आरडीएनए को परपोषी कोशिका के पास ले जाकर के संवर्धन माध्यम में रख दिया, तो परपोषी कोशिका ने एसिटोसिरोगेन नाम का पदार्थ स्रावित किया जो कि इस आरएनए को आमंत्रित करता है आरडीएनए को अंदर आने के लिए, जिसकी वजह से ये सेल वॉल टूट जाती है, ये डीएनए इसमें इंसर्ट कर जाता है और परपोषी कोशिका के अंदर वो आरडीएनए चला जाता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, शो कर देता है, प्रदर्शित कर देता है। इस प्रकार एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो था वाहक में से, उसने किसी इच्छित डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवा दिया। करवा दिया कि नहीं करवा दिया? अरे भाई, वाहक था प्लाज्मिड, उसने इच्छित डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में करवा दिया ना प्रवेश। यही हम पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष विधि वाहक निर्देशित, जिसमें पहला था टीआई प्लाज्मिड के द्वारा। कल हम पढ़ेंगे इसी में विषाणु द्वारा, यह अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जीवाणु भोजी काम में लिया था, कॉस्मिड काम में लिया था, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वो सिंपल है,
चलो पढ़ लीजिए, छोटी सी बात है। इसको विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण में हम पढ़ लेते हैं। विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण में क्या होता है कि इसमें जो विषाणु होते हैं, कोई वायरस होता है, उस वायरस का डीएनए काम में लेते हैं और वो वायरस का जो डीएनए होता है वो इच्छित डीएनए को लेकर के परपोषी कोशिका में आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसके लिए हम कोई भी वायरस काम में ले सकते हैं, जैसे जेमिनी वायरस, रेट्रो वायरस, एडिनो वायरस, कुछ भी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा। तीसरा इसके अंदर ही होता है सी पॉइंट, इसी में एक सी पॉइंट और है, और वो होता है इन प्लांटा तकनीक। इन प्लांटा तकनीक में क्या होता है, तीसरी होती है इन प्लांटा तकनीक। अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से आया है। ये तो विषाणु द्वारा तो वही है, सेम टू सेम हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई विषाणु का वाहक ले लिया और उसमें अपने इच्छित डीएनए खंड प्रवेश करा दिया और परपोषी कोशिका में प्रवेश करा दिया। इन प्लांटा तकनीक में क्या होता है, इस तकनीक की खोज फेल्ड्समैन एवं मिरियम जो जीवाणु था उसका अरेबिडोप्सिस के बीजों के साथ उनको रखा। अरेबिडोप्सिस थैलियाना, अरेबिडोप्सिस नाम का एक प्लांट था, उसके बीजों के साथ में एग्रोबैक्टीरियम को रख दिया। एग्रोबैक्टीरियम, यही है वो एग्रोबैक्टीरियम। इस एग्रोबैक्टीरियम को उन्होंने अरेबिडोप्सिस के बीजों के साथ रख दिया और क्या देखा कि जो बीज थे ना अरेबिडोप्सिस के, इनमें नए गुण आ गए, नए गुण। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए इन बीजों के डीएनए में चला गया और इस प्रकार से एक नए गुणयुक्त बीजों की प्राप्ति हुई। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आने वाले समय में नए नए गुणों से युक्त बीज प्राप्त किए गए, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं इन प्लांटा तकनीक, ठीक है ना, इन प्लांटा तकनीक। इसमें केवल ना केवल बीज बल्कि मानो हमारा पौधे का कोई शीर्ष भाग है, उसमें कोई नया गुण लाना है तो वहां पर भी हमने क्या कर दिया, अरेबिडोप्सिस के जीन को सीधा भेज दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्लांटा तकनीक में क्या किया गया, जो अरेबिडोप्सिस थैलियाना के बीज थे उनके संग एग्रोबैक्टीरियम को रखा गया, फिर उनको संवर्धन माध्यम पर उगाया गया तो नए गुणों से युक्त बीज प्राप्त हुए। इसी प्रकार से पादप के शीर्ष को, विभजोतक को एग्रोबैक्टीरियम से संक्रमित करवाकर नए गुणों से युक्त प्लांटों की प्राप्ति की गई। तो इस पूरी घटना में हमने क्या देखा कि वाहक जरूरी है, चाहे वो प्लाज्मिड हो, चाहे वो विषाणु हो, चाहे वो इन प्लांटा तकनीक में भी हमने वाहक के रूप में प्लाज्मिड को लिया, एग्रोबैक्टीरियम को लिया। ये तकनीकों के द्वारा हम लोग डायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्टली यानी वाहक के द्वारा किसी विशिष्ट जीन को किसी विशिष्ट पादप में, किसी विशिष्ट कोशिका में प्रवेश करवा सकते हैं, ठीक है ना, प्रवेश करवा सकते हैं। तो ये आपको समझ में आई होगी। कल हम पढ़ेंगे इसका अगला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वो एकदम लाइफ लाइन है, बिना वाहक के कैसे हम जीन को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी कोशिका में प्रवेश करवा सकते हैं। ये हम बिना वाहक के प्रत्यक्ष विधि में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।